झारखंड की डायरी। अपने इस विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे उन बड़ी खबरों की जो पिछले एक सप्ताह में राज्य में चर्चा का विषय बनी रही। इसमें राजनीति भी है, अपराध भी है और सामाजिक सरोकार भी है। राज्य में महिलाओं, छात्राओं और नाबालिग बच्चियों के साथ बढ़ती अपराध की घटनाएं पिछले कुछ समय से चर्चा में है। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गृह जनपद दुमका में एक नाबालिग के साथ 17 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था और अब नया मामला धनबाद का आया, जहां 3 युवकों ने एक नाबालिग छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस का इस्तकबाल राज्य में नजर नहीं आ रहा है। अपराधी बेखौफ हैं और ऐसा लग रहा है कि राज्य में एक निर्वाचित सरकार नहीं, अपराधियों की समानांतर सरकार चल रही है। महिलाओं, छात्राओं और नाबालिग बच्चियों के साथ हो रही इस तरह की घटनाओं ने विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से दुमका की घटना को लेकर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा की मांग की है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहली बार रांची में अपने पिता लालू यादव से मिलने पहुंचे। लालू यादव जी इन दिनों काफी अस्वस्थ हैं और रांची के रिम्स में उनका इलाज चल रहा है। तेजस्वी यादव लालू यादव से लगभग 80 मिनट तक बात किए। 80 मिनट उनके पास रहे। वहां से बाहर निकलने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और बताया कि लालू जी की तबीयत काफी बिगड़ चुकी है। उनकी किडनी सिर्फ 30% काम कर रही है और वह जल्द ही दिल्ली के डॉक्टरों को बुलाकर उनका इलाज कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला और केंद्र सरकार को किसान विरोधी और तानाशाह बताते हुए कहा कि केंद्र को किसानों की मांगों को तुरंत मानना चाहिए, उनके साथ वार्ता करनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार तानाशाही रवैया अपनाई हुई है। कोरोना की वजह से बंद चल रहे राज्य के स्कूलों में जनवरी माह से फिर से रौनक लौटने की उम्मीद है। इस बीच नेतरहाट समेत राज्य के सभी 251 आवासीय विद्यालयों में जनवरी माह से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। दरअसल विभाग का मानना है कि बोर्ड की परीक्षाएं मार्च में होनी है। ऐसे में स्कूलों का खोलना जरूरी है, जिसकी वजह से निर्णय लिया गया है कि जनवरी माह से 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की कक्षाएं शुरू हो और आवासीय विद्यालयों में उन छात्राओं को बुला लिया जाएगा, जिससे उनकी परीक्षा की तैयारी कराई जा सके। सूबे में अभी तक धान की खरीद नहीं शुरू हुई है। किसान परेशान हैं। मंत्रियों के विवादास्पद बयान भी आ चुके हैं। पहले एक मंत्री ने कहा था कि हम गीला धान खरीद करके सरकारी धन का दुरुपयोग क्यों करेंगे। अब कहना है कि एक सप्ताह के अंदर धान की खरीद शुरू हो जाएगी, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। सांसद निशिका दुबे ने कुछ समय पहले कहा है कि अब सरकार की इस घुमरा का फायदा क्या है, जब किसान अपना धान औने पौने दाम में लगभग बेच चुका है। गोड्डा से एक अच्छी खबर पिछले सप्ताह आई है। गोड्डा पिरपैंती रेलवे लाइन जो किसी वजह से नहीं बन पा रही थी, राज्य सरकार का भी भरपूर सहयोग नहीं मिल रहा था, लेकिन अब तय हुआ है कि कोयला मंत्रालय और रेल मंत्रालय
मिलकर इस परियोजना का खर्च उठाएंगे और इसकी राह में आ रही बाधाओं को दूर करेंगे। दरअसल गोड्डा में रेलवे लाइन नहीं थी। आजादी के बाद से ही यहाँ के लोगों के लिए रेल सेवा एक सपना था। वर्ष 2009 में जब यहाँ से सांसद निशिकांत दुबे चुने गए तो उन्होंने घोषणा की थी कि वह गोड्डा में रेल लाइन लाएंगे। उस समय उनकी घोषणा का मखौल भी उड़ाया गया था। पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव ने तब घोषणा की थी कि जिस दिन गोड्डा में रेल की सीटी सुनाई देगी वह राजनीति से इस्तीफा दे देंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन गोड्डा में रेलवे लाइन पहुंच चुकी है। गोड्डा से भागलपुर के लिए ट्रेन का परिचालन भी शुरू हो गया। अब गोड्डा से पीरपैंती जो एक सपना था कि झारखंड को सीधे सीमांचल से जोड़ने का, बटेश्वर स्थान पर एक गंगा पर पुल बना करके वह भी अब पूरा हो जाएगा, क्योंकि गोड्डा से पीरपैंती तक रेल लाइन बन जाने के बाद आगे की रेल लाइन है। मधुपुर उपचुनाव को लेकर इस समय झारखंड की सियासत काफी गर्म है। दरअसल मधुपुर से पिछले विधानसभा चुनाव में हाजी हुसैन अंसारी ने यहां के कद्दावर नेता कई बार से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे राज परिवार को हराकर विधानसभा में पहुंचे थे। उन्हें प्रदेश का अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ समय पहले उनका इंतकाल हो गया। अब यह सीट खाली है और यहाँ उपचुनाव होना है। उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग भी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ईवीएम मशीनों की टेस्टिंग का काम शुरू हो चुका है। चुनाव की तारीखें कभी भी ऐलान हो सकती हैं। इसे देखते हुए राजनीतिक दल भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी पिछले दिनों इसको लेकर के मधुपुर में ही अपनी जिला कार्यकारिणी की बैठक भी की थी। हालांकि उस बैठक में प्रत्याशी को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन माना जा रहा है कि राज परिवार एक बार पुनः इस सीट से प्रत्याशी है। लेकिन क्या उनकी राह आसान होगी, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल मधुपुर से वहां के नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष संजय यादव, जिनकी क्षेत्र में काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है, वह भी टिकट के दावेदार है। पिछले चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन इस बार उपचुनाव में उनके समर्थक उन्हें प्रत्याशी बनाने की लगातार मांग कर रहे हैं। और माना जा रहा है और यह चर्चा भी है कि यदि उन्हें टिकट नहीं मिला तो वह बगावत कर सकते हैं। यदि वह पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा बनाए भी रखे तो उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को सहेजना आसान नहीं होगा। फिलहाल मधुपुर को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि इस सीट पर यूपीए का प्रत्याशी कौन होगा और एनडीए का प्रत्याशी कौन होगा। पिछले दिनों धनबाद से एक खबर बहुत चर्चा में रही। लोक गायक भरत शर्मा के धनबाद स्थित तरडंगा हाउसिंग कॉलोनी के घर की कुर्की जब्ती की गई। मामला वर्ष 2003 का है। वर्ष 2003 में भरत शर्मा का आरोप था कि उन्होंने गलत तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न लिया था। मामला दर्ज होने के बाद से ही अदालत की निगाह में वह फरार चल रहे थे। पिछले दिनों उनके घर के कुर्की जब्ती का आदेश दिया गया, जिसके बाद 2 दिन पहले दंडाधिकारी पुलिस के साथ उनके घर पहुंचे, लेकिन उस समय घर पर कोई मौजूद नहीं। पुलिस ने घर की कुर्की जब्ती की, सारा सामान एक ट्रैक्टर पर लादकर ले गए और घर को सील कर दिया। यह खबर राज्य में सर्वाधिक चर्चा का विषय रही कि जो व्यक्ति लगातार स्टेज पर प्रोग्राम कर रहा है पूरे देश भर में,
तमाम राजनीतिक पार्टियों के मंच से भी जिसने कार्यक्रम प्रस्तुत किए, वह व्यक्ति पुलिस की और अदालत की नजर में फरार चल रहा है। पुलिस उसे तलाश नहीं सकी। पिछले सप्ताह की सूबे की सबसे बड़ी खबर यह रही कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद निशिकांत दुबे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के खिलाफ एक जनहित याचिका रांची हाईकोर्ट में दाखिल की गई है और उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। आरोप क्या है? आरोप यह है कि यह लोग राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, गिराने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि हेमंत सोरेन सरकार बहुत दिनों तक चल नहीं पाएगी, उनके कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। ऐसा बयान अक्सर विपक्ष के नेता देते रहे हैं, लेकिन कभी इस तरह के मामले को लेकर पीआईएल दाखिल नहीं किया गया है। लेकिन ये पहली बार संभवतः ऐसा हुआ है जब विपक्ष के किसी नेता ने कहा हो कि सरकार गिर जाएगी और उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया। बात सांसद निशिकांत दुबे की। दरअसल वर्ष 2013 में एक युवती ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर यह आरोप लगाया था कि हेमंत सोरेन ने उनके साथ जबरन दुष्कर्म किया था, उनका यौन शोषण किया था। यह मामला काफी तूल पकड़ रहा है और सांसद निशिकांत दुबे जी ने इसको लेकर के मांग की थी कि इस मामले की पूरी जांच कराई जाए। ये मांग करना कोई गलत नहीं था, लोकतंत्र में इस तरह की मांग होती रहती है। लेकिन इसे भी लेकर उनके खिलाफ मानहानि का मामला दाखिल किया गया है। अब देखना है कि इस मामले में आगे क्या होता है। महिला आयोग ने भी अखबारों में छपी खबरों के अनुसार इस मामले का संज्ञान लिया है और यह तय माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बड़े संकट में फंसने जा रहे हैं।